खालदा का बेटा और बहू इसे इतना मारते कि वो कभी बालियां तो कभी कांटे उतार कर इन्हें दे देती और पांव पकड़कर कहती, मुझे मत मारो। बशीर बुढ़ापे में भी मजदूरी करके खालदा का और अपना पेट पालता। जब खालदा के पास कुछ ना बचा तो बाप मजदूरी करके लौटा तो बेटा पैसे छीनने लगा। बशीर ने मजम्मत की तो बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया और रात के अंधेरे में लाश बाहर फेंक दी और खालदा को भी निकाल दिया। अगली सुबह बेटा शोर सुनकर बाहर आया तो लोगों का हजूम लगा हुआ था और अचानक इसके कदमों तले से जमीन निकल गई जब दरवाजे के बाहर कब्र। खालदा और बशीर ने अपने बेटे फराज को बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था। सबसे बड़ा मसला गुर्बत थी। दोनों मियाँ बीवी मेहनत करते तो घर का खर्च चलता था। एक ही बेटा था, इसलिए इसके सारे लाड उठाने के लिए दोनों ने अपनी कमर कस ली थी। सारी जवानी इस बच्चे पर निछावर की थी। खालदा लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजती थी और बशीर चौकीदार की नौकरी करता था। इनकी ख्वाहिश थी कि इनका बेटा फराज अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, इसलिए जब वो 4 बरस का हुआ तो दोनों मियाँ बीवी ने ईद का जोड़ा निकाल कर पहना जो हर साल ईद पर ही पहनते थे। काफी साफ सुथरा था और पैसे जो 4 सालों में जोड़ रखे थे जेब में डाले और एक ऑक्सफोर्ड स्कूल में अपने बेटे के दाखिले के लिए चले गए। मैडम ने जब दोनों मियाँ बीवी का हुलिया देखा तो नाक मुंह चढ़ाने लगी। कहने लगी कि यहाँ पर सब हाई क्लास लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं, तुम लोग तो स्कूल की फीस भरने का सोच भी नहीं सकते। मैडम को लगा था कि जैसे शक्ल से इनकी गुर्बत टपक रही है शायद जेब भी खाली होगी। अब मैडम की मिन्नत समाजत करेंगे कि इनके बेटे को स्कूल में दाखिल कर लिया जाए। लेकिन बशीर ने कहा कि मैडम जी, आप बताएं कि मेरे बच्चे की दाखिला फीस क्या है। मैडम ने कहा कि 1 लाख रुपया। मैडम जानती थी कि इतने पैसे तो इन लोगों के पास कभी नहीं होंगे, लेकिन बशीर ने दोनों जेबों से पैसे निकालकर मैडम के सामने रख दिए। मैडम फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी। कहने लगी, हमारा एक ही बेटा है मैडम जी, हमने इसे बड़ा अफसर बनाना है ताकि हमारे भी दिन फिर जाएं। आप पैसों की फिक्र मत करना, बस मेरे बेटे को अच्छा अच्छा पढ़ाना। इन दोनों की ख्वाहिश सुनकर मैडम का दिल पसीज के रह गया। पाई पाई जोड़कर उन्होंने अपने बेटे के लिए स्कूल की एडवांस फीस जमा की थी। मैडम ने फराज का दाखिला अपने स्कूल में ले लिया। दोनों मियाँ बीवी ने अपने कपड़े नहीं सिलवाए थे, लेकिन बेटे के कपड़े और यूनिफॉर्म खरीदा, किताबें खरीदी। फराज भी खुशी खुशी स्कूल जाने लगा, लेकिन हर माह 10,000 फीस भरना अब बशीर और खालदा को मुश्किल लग रहा था, इसलिए अपने काम भी बढ़ा लिए। जहां खालदा 2 घरों के बर्तन मांजती थी, अब 4 घरों के मांजने लगी थी। उन्होंने खुद पर सुख, आराम, चैन सब कुछ हराम कर दिया था। पहले खालदा लोगों के घरों में काम करके आती, फिर घर आकर खाना वाना पकाती और रात को सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती। बशीर का भी यही हाल था। दिन भर चौकीदारी करता और रात के लिए इसने दूसरा घर देख लिया था, जहां की चौकीदारी सिर्फ रात के लिए ही मखसूस थी। 24 घंटों में बस चंद घंटे ही वो सोता था। जब से फराज पैदा हुआ था, खालदा और बशीर की बातों में सिर्फ फराज का ही जिक्र रहता था। कहते थे कि ये बड़ा अफसर बन जाएगा तो हमारे दिन भी फिर जाएंगे, फिर हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी बैठकर बातें किया करेंगे और बेटा बहू हमारी बहुत खिदमत किया करेंगे। लेकिन ये शायद वो ख्वाब था जिसके किरची किरची होने पर जहां दोनों की आंखें जख्मी हुई थी, दिल भी चीर कर रह गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, फराज की फरमाइशें बढ़ने लगीं। वो बहुत मेहनत से पढ़ता था और हर साल टॉप करता था, लेकिन जब भी माँ बाप कहते कि हम भी रिजल्ट लेने जाएंगे तो कहता, ना ना, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, मेरे दोस्तों में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने इन्हें ये थोड़ी बताया है कि मेरा बाप चौकीदार और मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती है। फराज 8वीं जमात में था जब इसने ये बात कही थी। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल तकने लगे, लेकिन फिर खालदा ने ही बात को संभाला। कहने लगी, अच्छा बेटा, तू जैसा बेहतर समझे वैसा कर, हम दोनों का क्या है, हम घर पर तेरा इंतजार करेंगे। बेटा हर साल ट्रॉफी लाकर माँ को दिखाता और कहता कि मैंने टॉप किया है, लेकिन जब 10वीं जमात में इसने पूरे शहर में टॉप किया तो दोनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। फराज ने इनकी मेहनत को जाया नहीं किया था। बहुत से सहाफी इंटरव्यू के लिए भी आए, लेकिन फराज ने माँ बाप की शक्ल नहीं दिखाई ताकि इनकी असलियत का किसी को पता ना चल सके। इसी तरह वक्त कुछ आगे बढ़ा। बेटा कॉलेज में भी टॉप करता था, इसलिए फराज का एक अपना नाम और मकाम बनने लगा था। पर वो ये नहीं जानता था कि पीछे माँ बाप की दुआएं और मेहनत है।
अब फराज फारिग वक्त में ट्यूशन पढ़ाता था और अपने खर्चे खुद उठाने लगा। पहली बार ट्यूशन के पैसे हाथ में आए तो माँ के हाथ में आधी फीस रख दी। खालदा तो खुशी से निहाल हो गई थी। बार बार बेटे के पैसे चूमती तो कभी इसके हाथ चूमती। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। कहने लगी, मैं सदके वारी जाऊं अपने पुत्र पर। मेरा बेटा तो अब कमाऊ पूत हो गया है। बशीर उस दिन बहुत खुश था। उसी दिन तनख्वाह मिली थी। आते हुए मिठाई का डब्बा और खाना भी ले आया। दोनों मियाँ बीवी और बेटे ने मिलकर खाना खाया था। फिर तो वाकई बशीर और खालदा के दिन बदलने लगे थे। फराज ने छोटी मोटी नौकरी भी कर ली थी, साथ साथ पढ़ाई भी जारी थी, और जैसे ही इसने एमबीए की डिग्री हासिल की, इसकी अच्छी जगह नौकरी लग गई। उस दिन तो दोनों मियाँ बीवी की खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि इनका मकसद पूरा हो चुका था। वक्त से पहले दोनों बूढ़े भी हो चुके थे। खालदा के सर पर भी चांदी आ चुकी थी और बशीर भी कमर झुका के चलने लगा था। अनथक मेहनत की थी दोनों मियाँ बीवी ने फराज को इस मकाम तक लाने के लिए। फराज की तनख्वाह अच्छी लगी थी और बहुत बड़ी फिल्म में इसे नौकरी भी मिल गई थी। फराज ने कहा कि अम्मा अब्बा, अब आप लोगों को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी है। अब आप दोनों आराम करें और बेटे की कमाई पर ऐश करें। दोनों मियाँ बीवी को लगा कि बस अब सुख चैन के दिन शुरू हो गए हैं। एक साल में फराज ने खूब तरक्की की थी। खालदा और बशीर के तो दिन ही बदल गए थे। फराज ने अपना घर नए सिरे से बड़ा अच्छा सा बनवा लिया था। माँ बाप का लिबास भी काफी साफ सुथरा हो चुका था। अब फराज को अपने माँ बाप का तारुफ करवाते हुए शर्म महसूस नहीं होती थी, लेकिन इसने माँ बाप से ये कह दिया था कि अपना माजी कभी किसी को मत बताइएगा। 2 साल के अंदर फराज ने काफी तरक्की कर ली थी और पैसे भी इसके पास ठीक ठाक जमा हो चुके थे। एक दिन इसने कहा कि अम्मा अब्बा, इस घर को बेच दें। यह सुनना था कि बशीर और खालदा ने इसे हैरत से देखा था। बशीर कहने लगा, अरे अपनी छत क्यों बेच दें? बेटा कहने लगा कि इसे बेचकर जो पैसे होंगे, इसमें और पैसे जमा करके एक अच्छे इलाके में फ्लैट खरीद लूंगा। बशीर कहने लगा, ये तो मेरे बाप की निशानी है। बेटा मैं भी इसी घर में पैदा हुआ था और तू भी। कैसे ये बेच दूं? बड़ा नसीबों वाला है ये घर। मुझे बेटा भी दिया और बेटे को अफसर भी बना दिया। लेकिन फराज बस जिद था कि वो इस इलाके में नहीं रहेगा। यहाँ सब झुग्गी वाले और गरीब घरों वाले लोग रहते हैं। बेशक इसका घर अंदर से खूबसूरत बन चुका था, लेकिन गलियां तो वैसी छोटी छोटी और गंदगी से भरी और तंग थीं। बशीर भी इस बात पर अड़ चुका था कि बाप की निशानी नहीं बेचूंगा, लेकिन खालदा ने शोहर की मिन्नत समाजत की कि बेटे ने पहली बार ही तो कुछ कहा है, तू इनकार कर रहा है। हमारे लिए भला ही तो सोच रहा है। बीवी की बात सुनकर बशीर चुप हो गया था। फराज ने जब नया घर खरीदा, इसे बाप की बजाय अपने नाम लगवा लिया। 6 माह ही फ्लैट में गुजरे थे कि फराज ने कहा कि इसे अपने ऑफिस में एक काम करने वाली लड़की पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी चुप से हो गए थे। खालदा कहने लगी, बेटा ये नौकरी करने वाली लड़कियां घर के कामकाज नहीं करती। ये तो अपना हक मांगती हैं, और अगर कभी ऊंच नीच भी हो जाए तो कभी भी सब्र नहीं करती। लड़ती हैं, झगड़ती हैं। मैं तो तेरे लिए घरेलू किस्म की लड़की लाने का सोच रही थी, जो हमारी भी खिदमत करे। लेकिन फराज ने कहा कि मैं शादी करूंगा तो समीरा से ही करूंगा। बेटे की जिद के सामने दोनों मियाँ बीवी हार गए थे। बचपन से अब तक उन्होंने फराज की हर ख्वाहिश को पूरा किया था, फिर इस बात को भी कैसे रद्द कर देते? इसलिए रिश्ता लेकर समीरा के घर पहुंच गए। वो मॉडर्न किस्म के लोग थे। समीरा भी बिना दुपट्टा सर किए खुले बालों के साथ इनके सामने बैठ गई और बड़ी बेतकल्लुफी से फराज से बातें भी करने लगी। इसके माँ बाप में कोई झिझक भी नहीं थी। इस लड़की में खालदा को कोई एक आदत भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन बेटे के सामने वो भी मजबूर थी। बहरहाल सब कुछ फराज और समीरा ने खुद ही तय किया था। माँ बाप तो बस माशरे के सामने अपना बड़ापन दिखाने के लिए रह गए थे। चंद महीनों में समीरा फराज की दुल्हन बनकर इनके फ्लैट में आ गई। खालदा ने भी बेटे को कहा था कि देख, तेरी हर ख्वाहिश हमने पूरी की है। बस अपनी बीवी से कहना कि हम बुड्ढा बूढ़ी को नाश्ता खाना पूछ लिया करे, बाकी तुम लोग जैसे चाहे जिंदगी गुजारो, हमें किसी बात पर कोई एतराज नहीं। लेकिन समीरा ने तो आज तक कभी पानी का गिलास उठाकर नहीं पिया था। इसे ना चाय बनाने आती थी, ना खाना। खालदा ने सारी जिंदगी मेहनत की थी और इस उम्र में आकर जोड़ों के दर्द की मरीजा बन चुकी थी, इसलिए बामुश्किल ही घर को संवार पाती। सोचा तो यही था कि बहू आएगी तो सुकून से दोनों मियाँ बीवी वो वक्त गुजारेंगे जो जवानी में फराज की वजह से ना गुजार सके। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा ही बहने लगी थी।
चंद दिन तो खालदा ने बहू की आओभगत की। 10 दिन बाद जब कहा कि अब ये किचन तुम संभालो, तो वो ये सुनकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, सॉरी आंटी, मुझे ना तो किचन का कोई काम आता है और ना ही इसमें कोई दिलचस्पी है। या तो ये काम आप करें या फिर इसके लिए कोई बवर्चन रख लें। ये सुनकर खालदा हैरत से बहू की शक्ल देखने लगी थी। कहने लगी कि घर का काम ही क्या है, सिर्फ 4 लोगों का खाना ही तो बनाना है। अब इतने से काम के लिए हम मुलाजमा को पैसे क्यों दें? इन पैसों से अपना कोई खर्चा चल सकता है। मगर समीरा फौरन तंजिया मुस्कुराहट सजाए सीने पर हाथ बांध कर कहने लगी कि शायद आप जानते नहीं मेरा ताल्लुक किस खानदान से है। मैं ऐसे कामों की तरफ अपना चेहरा भी नहीं करती। खुद करने हैं तो करें, वरना मुलाजिम रख लें। लेकिन आज के बाद मैं अपनी तौहीन समझती हूँ कि आप मुझे घर का कोई काम कहें। इतना कहकर समीरा हाई हील जमीन पर पटकती हुई वहां से निकल गई, जबकि खालदा शशतर सी खड़ी हुई अपनी बहू को जाता हुआ देखने लगी। शाम को जब फराज आया तो खालदा सोचों में गुम बैठी थी। माँ को सोचों में गुम बैठा देखकर फराज इसके पास चलाया और दरियाफ्त करने लगा। खालदा भी कुछ छुपा ना सकी और फौरन सब कुछ बताने लगी और फिर बोली, बहू बेटियां तो घर के काम करती अच्छी लगती हैं। एक औरत को न सिर्फ नौकरी करनी चाहिए बल्कि बाहर के कामों के साथ साथ घर को भी सजा संवार कर रखना चाहिए, जहां पर मियाँ बीवी की जिंदगी गुजरती है। वो भी ये बातें कर ही रही थी कि तभी लाउंज में समीरा भी दाखिल हुई। इसने जब अपनी सास को अपने शौहर के कान भरते हुए देखा तो फौरन कहने लगी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आंटी, जो भी बात है आप मेरे मुंह पर करें। ये आपका कोई सो कॉल्ड गांव नहीं है जहां पर आप औरतों के साथ मिलकर अपनी बहू की बदखोइयां करेंगी। जो भी बात है साफ साफ मेरे मुंह पर करें। समीरा तो बात को बढ़ाते हुए कहां से कहां ले गई थी, जबकि वहीं खालदा सफाइयां पेश करती रह गई कि मैं बस बेटे को सरसरी सा बता रही थी। फराज ने जब झगड़ा बढ़ता देखा तो गुस्से से चिल्लाकर दोनों को चुप करवाया और कहने लगा कि झगड़ा बंद करें। अगर आपसे काम नहीं होते तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को मुलाजिम रख दूंगा, मगर मुझे मेरे घर में किसी भी किस्म की बदमजगी नहीं चाहिए। उस दिन के बाद फराज ने घर पर एक मुलाजमा रख दी। वो मुलाजमा सिर्फ समीरा के ही काम करती थी। समीरा ने इसे खास ताकीद कर रखी थी कि तुम सिर्फ मेरे काम करोगी, दूसरा तुम्हें सास जो भी कहे तुमने इसकी कोई बात नहीं माननी। वह भी ऐसा ही था। खालदा तो वहीं की वहीं रह चुकी थी। इसे अपने और बशीर के लिए नाश्ता और काम खुद ही करना पड़ता था। मुलाजमा समीरा के काम करती, अगर खालदा इससे कोई काम कह भी देती तो वो इससे भी बदतमीजी कर जाती। बहू और बेटा सारा दिन घर से बाहर रहते थे। बूढ़ी खालदा, जिसने सोच रखा था कि घर में बहू आएगी तो बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी और वो बहू के साथ मिलकर बहुत सारी बातें किया करेगी, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों सारा दिन बाहर रहते और बाज दफा खाना भी बाहर से खाकर आ जाते। दोनों माँ बाप बिल्कुल ही खामोश हो चुके थे। बशीर की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी थी, मगर शायद समीरा को अपने बूढ़े सास ससुर का वजूद भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसे इनके बोलने का अंदाज भी बिल्कुल पसंद नहीं था। कहती थी कि जब मेरे दोस्त और रिश्तेदार इस घर में आए तो तुम्हारे माँ बाप को देखकर मुझे शर्मिंदगी सी होती है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ सास नहीं बल्कि कोई मुलाजमा हो। फराज को भी अब शर्मिंदगी ही महसूस होती थी। इसने कभी भी अपने दोस्तों के साथ अपने माँ बाप का तारुफ नहीं करवाया था। फराज तो अपने वालिदैन से धीरे धीरे बिल्कुल ही राब्ता खत्म करने लगा। एक घर में रहते हुए वो कई रोज बाद अपने माँ बाप से बातें किया करता था। वहीं समीरा ने एक नया मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत वो अपने सास ससुर को किसी भी हाल में घर से निकलवाना चाहती थी और इस पर इसने अमल करना भी शुरू कर दिया। जानबूझकर ऐसे असबाब पैदा करती कि इसकी सास डांटे और बुरा भला कहे और उसी वक्त फराज वहां आ जाता और वो अपने माँ बाप को ही कसूरवार ठहराता और समीरा के हक में बोला करता। धीरे धीरे फराज को ये बात खलने लगी कि इसने अपना आबाई घर क्यों बेचा। एक रोज वो अपने माँ बाप से कहने लगा कि काश वो आबाई घर मौजूद होता तो मैं आप दोनों को वहां भेज देता। आप दोनों ने तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। काश हमारी जिंदगी में खुशियां होती, हम दोनों अकेले इस घर में रहते। खालिद और बशीर ने जब बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इनका दिल कट कर रह गया। दोनों को ही शदीद सदमा पहुंचा था। इस बेटे की खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, अपनी जवानी इस पर लगाई थी और वो वक्त से पहले बूढ़े हो चुके थे। कितनी मिन्नतें की थी, तरले किए थे, दिन रात मेहनत की थी, मगर आज बेटा इनका बोझ उठाने से ही कासिर था और इन्हें घर से भेजना चाहता था। बहरहाल
बशीर मजीद अपने बेटे के एहसानात नहीं लेना चाहता था। इसने बेटे से कहा, ठीक है, तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो, हम मजीद तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। इतना कहकर बशीर ने अगले रोज से अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। इसके पास तो कोई और घर भी ना था जहां वो जाकर रह सकते, मगर दोनों ने अपनी जिंदगी उस कमरे तक ही महदूद कर ली। खालदा हर वक्त रोती रहती और आंसू पोंछती रहती। अगर समीरा इसे रोता देख लेती तो झिड़क देती, कहती कि हर वक्त तसव्वुर में मगरमच्छ के आंसू बहाती रहती हैं, घर में नहुसत फैलाती रहती हैं। अगर बेटे को दुआएं नहीं दे सकती तो आंसू बहाकर इस पर मुसीबतें तो मत लाओ। बशीर इस उम्र में एक बार फिर मजदूरी करने लगा था। जो पैसे कमा कर लाता, इससे दोनों मियाँ बीवी अपना खर्च चलाते। मगर जब समीरा ने देखा कि इसके बावजूद भी ये लोग इस घर से नहीं जा रहे, तो इसने मजीद जिंदगी तंग करना शुरू कर दी। एक रोज इसने हद ही पार कर दी। अपने सास ससुर पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने मेरा जेवर चोरी कर लिया है। फराज तो गुस्से से बिफर चुका था, वहीं खालदा और बशीर के तो चेहरे पर जर्दी आई थी। वो फौरन सफाइयां पेश करने लगे, बोले कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हमने जेवर का करना ही क्या था। फराज भी माँ बाप की बजाय बीवी का ही साथ देने लगा और बोला कि आप दोनों ही कह रहे थे कि हमने अपना अलग घर ले लेना है, हम यहाँ नहीं रह सकते। हो सकता है अपने नए घर के लिए पैसे जोड़ने की खातिर मेरी बीवी का जेवर बेच दिया हो। माँ बाप ने अपने बेटे के मुंह से सुना तो यही सोचा कि जमीन फट जाती और हम दोनों इसमें धंस जाते। कम से कम ये तो ना सुनना पड़ता। दोनों मियाँ बीवी बेटे को यकीन दिलाते रहे, लेकिन समीरा तो रो रो कर एक ही बात कर रही थी कि मुझे हर हाल में अपना जेवर वापस चाहिए। अगर मुझे मेरा जेवर ना मिला तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। सास के पास जेवर के नाम पर कुछ भी ना था, मगर इसके बावजूद जब बेटे का घर खराब होते देखा तो फौरन अपने कान में मौजूद बालियां, जो कि इनकी खानदानी बालियां थीं और काफी भारी थीं, उतार कर अपनी बहू के हाथ पर रख दी और रोने लगी। बोली कि मैंने जेवर नहीं चुराया था, फिर भी अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मेरे सोने की बालियां रख कर अपनी कीमत वसूल कर लो। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है जो देखकर मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं। समीरा ने फौरन बालियां ले ली और कमरे में आकर शैतानी मुस्कुराहट सजाए हंसने लगी। इसने तो अपनी सास और ससुर की जिंदगी तंग करनी थी। फराज तो बिल्कुल ही अपने माँ बाप को अपनी बीवी की आंखों से देखने लगा था। चंद रोज गुजरे तो एक बार फिर समीरा ने घर में ववेला मचा दिया। कहने लगी कि मेरी अलमारी से मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, तुम्हारी माँ ने मेरी अलमारी पर हाथ साफ किया है, वरना आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी अलमारी से चीजें चोरी की गई हों। फराज को भी गुस्सा आ गया था, तो इसने तय कर लिया कि वो अपने वालिदैन को यहाँ नहीं रहने देगा। वो आया और आकर अपने माँ बाप को घर से निकालने लगा और बोला कि मैं अब तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगा, मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है। माँ बाप बेटे के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें इस घर से मत निकालो। मगर इसके बावजूद इसे इन पर जरा रहम न आया। जो ही इसने अपने बाप को धक्का देकर घर से निकाला तो एकदम से बशीर का पांव फिसला और वो घर के बाहर मौजूद पत्थर पर जा लगा। वहीं खालदा भी गिरी थी। फराज ने दरवाजा बंद कर दिया। इसने देखने की भी कोशिश ना की थी कि इसका बाप, जिसके सर पर पत्थर लगा था, वो जिंदा भी है या मर गया। समीरा तो बहुत खुश थी, कहने लगी कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, अब हमारी जिंदगी खुशियों भरी होगी। दोनों मियाँ बीवी मजे से खाना खाकर सो गए। सुबह हुई तो घर के बाहर शोर की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता था जैसे बाहर हजूम इकट्ठा हो। फराज फौरन उठकर बाहर आया और जो ही गेट खोला तो बाहर का मंजर देखकर चौंक गया। कॉलोनी वालों का हजूम इकट्ठा था और लोग इसके माँ बाप के पास खड़े थे। इसका बाप यूं ही पत्थर पर गिरा हुआ था और इसकी माँ भी इसके बाप के पास जमीन पर गिरी थी। लोग हाथ नहीं लगा रहे थे। फराज अपने माँ बाप को इस हालत में देखकर बुखला गया, इनके करीब गया और अस्पताल ले जाने लगा, मगर तब तक वो दम तोड़ चुके थे। इसका बाप तो उस वक्त ही मर चुका था, जबकि इसकी माँ को हार्ट अटैक आया था, वो अभी तक जिंदा थी। फराज को अपनी गलती का कुछ एहसास हो रहा था। समीरा कह रही थी कि तुम्हें इनकी इस कदर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस किसी तरह अपनी जान छुड़वाओ इनसे, वरना सभी रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब थे। मगर इस बार फराज ने अपनी बीवी को ही डांट दिया। इसकी माँ को कुछ होश आया तो इसने अपने सामने फराज को देखा। इसकी आंखों से आंसू छलके थे। इसने आखिरी मर्तबा लड़खड़ाते हुए हाथों से अपने बेटे का चेहरा थामा और कहने लगी कि बेटा, मेरी यही दुआ है कि खुदा किसी माँ बाप को ये दिन ना दिखाए, उन माँ बाप को तो बिल्कुल भी ना दिखाए जिन्होंने हमारी तरह अपनी जवानी और मेहनत सिर्फ अपने इकलौते बेटे पर लुटा दी
और बदले में बेटे ने इनके साथ ये सब किया। बस यही दुआ दूंगी कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वफादार रहे और बिल्कुल भी वो सब कुछ ना करे जो तुमने हमारे साथ किया, क्योंकि माँ तो माँ होती है और माँ बाप अपनी औलाद को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते। फराज अपनी माँ का हाथ पकड़कर माफिया मांगने लगा। बोला कि वो कुछ नहीं होने देगा, वो इन सब का बहुत अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाएगा। वो इन्हीं बातों में मसरूफ था, मगर इसकी माँ की जान निकल चुकी थी, वो मर चुकी थी। अब सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं रहा था। इसने अपने वालिदैन को दफना दिया और धाड़े मार मार कर रोता रहा। इसके सभी रिश्तेदारों को सच पता चल चुका था कि आखिर वो किसका बेटा है। इसकी वालदा लोगों के घरों में काम करके और इसका बाप चौकीदारी करके इसे इस मकाम तक लाया है। लोग इसकी तारीफें कर रहे थे और इसके माँ बाप को दुआएं दे रहे थे, जिन्होंने बेटे को इतना काबिल बनाया था। मगर फराज लोगों से अपने माँ बाप की तारीफें सुनकर अपना दिल जकड़ता हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इसने कैसे माँ बाप की तजलील की थी।